बार बार हम जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यही कहा जाता है कि सत्ता की जो चाबी है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरती है, और यही उत्तर प्रदेश है जो बल्ले बल्ले भी कर देता है और दिल खोल के वोट भी करता है, लेकिन उसके बाद में अपने वोट से जवाब भी दे देता है। आखिर उत्तर प्रदेश इस बार किसे दिल्ली तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है, और 400 पार का जो दावा बार बार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, उसमें आखिर बीजेपी की अभी क्या स्थिति है? इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आरएलडी की हम बात करें तो उनकी क्या पोजीशनिंग है, क्या तमाम रणनीति है? मैं शुरुआत सबसे पहले राकेश जी आप ही से करना चाह रही हूं। आप सत्ता में हैं भाई, डबल इंजन की सरकार की बात हमेशा से कही जाती रही है बीजेपी की तरफ से। 400 पार की बात हुई, 80 सीटें यहां से आती हैं। 2014 की बात करें 71 सीटें थी, 2019 में वो 62 पर आ गई। इस बार आपको क्या आंकड़ा नजर आ रहा है? 62 आई थी, गठबंधन के साथ 64 थी, और बाद में बाई इलेक्शन में हमने रामपुर और आजमगढ़ जीत करके उसको 66 करने का काम किया था। ये तब जब सपा और बसपा का सबसे बड़ा गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी पूरी तैयारी की है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने वाली है। उसका कारण है क्योंकि विपक्ष इस बार एकजुट नहीं है, विपक्ष के भीतर भयंकर बिखराव है और पार्टी के भीतर बिखराव है। आज लखनऊ में जिस तरह से उनके दो कैंडिडेट उतर गए हैं, समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि प्रत्याशी किसको बनाए। रविदास मेहरोत्रा का नामांकन कराती है, फिर सब्स्टिट्यूट नामांकन के रूप में आशुतोष वर्मा का नामांकन करा देती है। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें उत्तर प्रदेश की हैं जहां समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी रात को सपना देख करके अखिलेश जी ने सुबह बदल दिया और दिन में फिर सपना देख करके शाम को फिर बदल दिया है। ऐसे प्रत्याशी इतना बदलते रहे हैं तो उनके चुनाव जीत करके प्रत्याशी कैसे आएंगे, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है, उस काम के आधार पर उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत करके आएंगे। जैसे राजस्थान में जीत करके आते हैं, जैसे हिमाचल में जीत करके आते हैं, जैसे उत्तरांचल में जीत करके आते हैं, जैसे दिल्ली में जीत करके आते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठाना है कि इस बार 80 में 80 सीटें मोदी जी के लिए जिताना है। भारतीय जनता पार्टी ने ये बात जब कह रही है तो उसके पीछे एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इन दोनों सरकार के डबल इंजन ने जो काम करके दिखाया है। आज 4 करोड़ लोगों को आवास मिले हैं, 13 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचा है, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में आज शौचालय के कनेक्शन शौचालय पहुंचे हैं। आज 3.5 करोड़ से लोगों को उजाला योजना के तहत बिजली का कनेक्शन मिला है। 1 करोड़ घरों पर हम सोलर पैनल बैठाल करके उनके बिजली के बिल को शून्य कर रहे हैं। 1 करोड़ महिला लखपति दीदी बनाने का काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में इतना काम किया है, इसलिए विश्वास से कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे। लेकिन राकेश जी, नाराजगी तो भाई बीजेपी के नेताओं में भी नजर आई। हमने देखा ठाकुर वोट बैंक जो है, ठाकुरों की नाराजगी की बात जगह जगह की जा रही है। दूसरी तरफ हम ये भी बात चर्चा है कि जो चयन किया गया है, आरएलडी के साथ में गठबंधन हुआ शुरुआत की, अगर हम 2 फेसेस की बात करें तो कैंडिडेट के चयन में भी एक नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय नेता जो हैं वो अपेक्षित महसूस करें। आप, मैं चाहूंगी इसका जवाब दे, फिर मैं देखिए ये अफवाह तंत्र है। ये अफवाह तंत्र कभी कहता है कि गुजर नाराज है, ये अफवाह तंत्र कभी कहता है कि जाट नाराज है, ये अफवाह तंत्र कभी कहता है कि ब्राह्मण नाराज है, और ये अफवाह तंत्र इस बार कह रहा है कि क्षत्रिय नाराज है। सच बात यह है कि जाति और जमात की राजनीति से उत्तर प्रदेश को आज बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वरना इसी उत्तर प्रदेश में कैसे ट्रिपल सी काम किया करता था, कास्ट, क्राइम और करप्शन। इस कास्ट, क्राइम और करप्शन के भंवर जाल से निकाल करके उत्तर प्रदेश को आज प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल कहा नहीं है, बल्कि इसको आज तंत्र में लागू करने का काम किया है। इसलिए हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने जा रही है। सुनील सिंह जी, आप ये बार बार राकेश जी ने यही बात दोहराई है कि भाई समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है अपने प्रत्याशियों को लेकर। इतने प्रत्याशी बदल दिए गए, हम लखनऊ में बैठे हैं कल से लेकर अभी तक कई चर्चा मैं भी सुन रही हूँ। इस तरह से कंफ्यूजन क्यों है? देखिए, मैं इस मंच से भी राकेश जी को धन्यवाद दूंगा। मैंने इनसे कई बार पूछा कि आपके दल और संगठन में झूठ बोलने की प्रैक्टिस कहाँ से कराई जाती है और कैसे कराई जाती है। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत, अभी मैंने मोबाइल खोला तो एक चीज़ दिखी। दुनिया के बहुत बड़े दार्शनिक सुकरात ने एक बात कही है, जब शासक अपनी सफलताओं की बात ना कर दूसरों में दोष ढूंढने लगे तो समझ जाओ वो अपनी विफलताओं को छिपाने की जगह खोज रहा है। ये लोकतंत्र में अच्छी बात है कि 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी को इस देश ने बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया और बहुमत दिया।
और जिन मुद्दों पर दिया, देश की सीमा, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महिला सम्मान को लेकर के, गरीब के उत्थान को लेकर के, मेट्रो ट्रेन पर हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से उड़ेगा, जितने भी सपने थे उन सपनों पर माननीय प्रधानमंत्री जी को 10 साल 2 बार बहुमत मिला। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लगातार सुन रहा हूं, गृह मंत्री जी को भी सुन रहा हूं, भाजपा के दूसरे नेताओं को भी सुन रहा हूं। क्या मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर ये जानना चाहूं कि प्रधानमंत्री जी गरीबी पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, देश की सीमा पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं, किसान की आय पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं, और महिला के सम्मान पे मैं क्या कहूं। भारतीय जनता पार्टी का नया हीरो जानते हैं कौन है आज की डेट में? प्रज्वल रेवन्ना। अगर इनका हीरो रेवन्ना है तो फिर चाल चरित्र और महिला सम्मान के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन सुनील जी, आप बीजेपी के तमाम नेताओं को तो आप सुनते हैं, राकेश जी रिएक्शन देना चाह रहे हैं, लेकिन क्या आप समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी सुनते हैं? ये लव जिहाद हमने सुना, लैंड जिहाद सुना, ये वोट जिहाद क्या होता है? देखिए, मारिया आलम को आप सुनते हैं। ठीक बात है, हम एक बात आपके मंच से कह रहे हैं, अगर किसी की भाषा गलत है, और ये दुर्भाग्य है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, और भारत के प्रधानमंत्री जी को चुनाव आयोग ने नोटिस दे दी शब्दों को लेकर के, भाषा को लेकर के। ये भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्य समझे न समझे, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हम सबको बुरा लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी है कि चुनाव आयोग उनको नोटिस दे रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। और अगर विपक्ष के किसी नेता की भी भाषा खराब है तो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करे। और हम चाहते हैं कि सत्ता हो या विपक्ष हो, भाषा जनता के बीच में सबकी अच्छी होनी चाहिए। विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि भाजपा कितना भी इधर उधर की बात करे, हम इनसे पूछेंगे कि विश्वविद्यालय कितने बनाए, अस्पताल कितने बनाए, सड़कें कितनी बनाई। हम इनसे पूछेंगे गरीबी का क्या हुआ, गैस और डीजल और पेट्रोल के दाम का क्या हुआ। इनकी एक नेता तो कहती थी कि 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। मैं मनीष जी और अनिल जी का रुक करूं, लेकिन राकेश जी, कई सवाल जो हैं सुनील जी ने आपकी तरफ दाग दिए हैं। देखिए, कम से कम सुनील जी को इस बात के लिए तो धन्यवाद करेंगे कि अखिलेश यादव जी ने वोट जिहाद का बचाव करने का प्रयास किया था। इन्होंने कम से कम मान लिया कि जो गलत है उसको गलत स्वीकार करना चाहिए। देखिए, इन्होंने अभी कहा कि सरकार अपनी उपलब्धियों पर बात करे। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही आवास की बात की। क्या प्रधानमंत्री आवास गरीबों को मिला है? आपको इस पे आपत्ति है? क्या लोगों के घर में शौचालय बने हैं? इसको लेकर आपको आपत्ति है? क्या लोगों के घर में नल से जल पहुंचा है? इसको लेकर के आपत्ति है? क्या लोगों के किसान सम्मान निधि के तहत खाते में 6,000 रुपए पहुंचा है? क्या आपको इसको लेकर आपत्ति है? 25 करोड़ लोग, आज नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है कि गरीबी रेखा से निकल करके बाहर आ गए हैं। क्या इसको लेकर के आपकी आपत्ति है? 550 विश्वविद्यालय से आज बदल करके 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी देश में बन गई हैं। क्या इसको लेकर के आपकी आपत्ति है? आज तो हम देश के विकास के कार्यों पर ही बात कर रहे हैं, यह हिसाब हमसे मांग रहे हैं। लेकिन 5 वर्षों तक जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2012 से लेकर 17 तक, तो 17 में जब हिसाब देना था तो कालिदास मार्ग और विक्रमादित्य मार्ग के बीच में कैसा द्वंद्व छिड़ा हुआ था, यह भी हमने देखा है। उसी द्वंद्व में सुनील साजन जी भी निकाल करके पार्टी से बाहर किए गए थे। इनको याद होगा, वो कड़वी बातें मैं याद दिलाना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि हमसे हिसाब मांगा है तो याद दिला रहा हूं कि आपको जब हिसाब देना था तब चाचा भतीजे का बीच में युद्ध ठान दिया था। हम युद्ध नहीं ठानते हैं, हम हिसाब जवाबदेही के साथ लेकर के जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी स्वयं जनता के बीच में जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को नोटिस जारी हुआ है। मैं मानता हूं कम से कम अब केंद्रीय चुनाव आयोग को लेकर के आपकी आपत्तियां तो शायद खारिज हो गई होंगी कि वो प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है। अरे भाई, शिकायत दर्ज अगर हुई है तो नोटिस का जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नोटिस गई है, नोटिस का जवाब भी होगा। लेकिन जिन्होंने सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया हो, हल्ला बोलकर जिन्होंने नारा दे दिया हो, और ये कह रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना, अरे प्रज्वल रेवन्ना तो जिस पार्टी के नेता है, उस पार्टी के साथ गठबंधन तो कांग्रेस पार्टी का था जिस समय के ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी न बचाने का काम करती थी न करती है। गायत्री प्रजापति के लिए प्रचार आप कर रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए। एक रेप के आरोपी जिसके खिलाफ FIR लिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था, उसको आपने प्रत्याशी बना करके बाकायदा प्रचार किया था। ये पाप इतने आपने किए हैं, इस पाप की गठरी को लेकर कब तक ढोएंगे? देखिए, मैं केवल एक बात कहूंगा, राकेश जी हमारे साथी हैं, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में सूत्र रटते थे ना, ये रट करके आए कि हमको क्या बोलना है।
हम केवल पूछ रहे हैं कि किसान की आय दोगुनी करने की बात हुई थी, क्या हो गई? देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हुई थी। आज कोई बोले ना बोले, सब लोग जानते हैं कि चीन कहां तक घुस आया है। ये इनके लिए दुर्भाग्य की बात है कि नहीं है, लेकिन हमारे और पूरे भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? स्मार्ट सिटी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके सभी सांसदों ने गांव गोद लिए थे। उन गांव की क्या दुर्दशा है ये देख करके जान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर ये देश गोद में रहा तो देश की क्या दुर्दशा होगी। आप मुद्दों से भाग नहीं सकते और रटे रटाई चीजों से अब देश चलने वाला नहीं है। 2 चरणों ने ये बता दिया है कि इंडिया गठबंधन ही तरक्की की तरफ ले जाएगा और देश को भरोसा है, उम्मीद है। और अभी ये बात आई, जी नीरज जी भी कह करके गए उस बात को, राकेश जी ने भी कहा कि हमने 2 प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो मोहनलालगंज में तो इन्होंने भी 2 प्रत्याशी उतार दिए हैं। अगर कागज किसी का खराब है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आज स्क्रूटनी हो जाएगी, हमारा प्रत्याशी वही रहेगा तो ठीक है, नहीं तो हमने सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट ठीक है। उतारा लेकिन आपने किसान की बात की, मैं चाहूंगी अनिल दुबे जी जरूर जवाब दीजिए, क्योंकि अगर हम पहले तो आप ही के साथ ही थे, उसके बाद में तस्वीर बदल गई। चुनाव के पहले जो परिवर्तन होता है अनिल जी, उस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि भाई किसका साथ देना है, किसका और किसका विरोध करना है। सबसे ज्यादा मुझे लगता है पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए मुश्किल हो जाती है। क्या सिर्फ भारत रत्न ही एक वो पॉइंट था जिसके बाद में मन बदल गया, या उसके पीछे की कुछ और तस्वीर है? पूरी तस्वीर बदल दी। देखिए नैना जी, 4 दशक हो गए इस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की मृत्यु को, और देश के किसान संगठन, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोकदल के स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी लगातार कांग्रेस से ये मांग करते रहे कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाए। लेकिन 4 दशक लग गए, लेकिन कांग्रेस को सुध नहीं आई। इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वर्गीय चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया, इस देश के खेत खलिहान को सम्मानित करने का काम किया, और उन्होंने कहा कि वो चौधरी साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। तो जब वो चौधरी साहब के सपनों का भारत को बनाना चाहते हैं और चौधरी साहब के सिद्धांतों को हम उत्तर प्रदेश में, हम देश में लागू करना चाहते हैं, तो जब हमारे और उनके विचार मिले तो हम लोगों ने उनके साथ समझौता किया, हम एनडीए में शामिल हुए। जब हमारा उद्देश्य किसानों को खुशहाल बनाने का है तो हम उनके साथ गए हैं, और हमें उम्मीद है कि इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में किसानों को उनका वाजिब हक दिलाने में हम सक्षम होंगे। हम किसानों को उनका हक दिलाने जाएंगे। अनिल जी, 2 बड़े किसान आंदोलन पिछले गत वर्षों में हुए, और मैं खुद लगातार उन जगहों पर गई हूं जहां पर किसानों की नाराजगी देखने को मिली है। आरएलडी या फिर जो आप ही के जाटलैंड कहे जाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पे सबसे बड़ी मौजूदगी रही है। आपको लगता है कि इस गठबंधन के साथ किसानों की सारी नाराजगी दूर हो गई है, या फिर उन किसानों के साथ में या उन नेताओं के साथ में बेईमानी है जो पहले गठबंधन किया था और उसके बाद में अब तस्वीर बदल दी? देखिए नैना जी कि ये विपक्ष के लोग ये चाहते थे, हैं आज भी ये यही चाहते हैं कि इस देश का किसान, इस उत्तर प्रदेश का किसान सिर्फ सड़कों पर बैठा रहे, वो सिर्फ आंदोलन करता रहे, इनके लिए हथियार बनता रहे। तो अब नाराजगी दूर हो गई है क्या किसानों की? आप ये बताइए कि अगर नाराजगी दूर ना हुई होती तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 चरणों के चुनाव हुए हैं, इंडिया गठबंधन के लोगों ने वहां पर सभा नहीं की, और इन्होंने गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जो उद्देश्य है वो बताने का काम किया। इनको मेरठ में, बागपत में इनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, ये कह के कि हमारी भीड़ नहीं, ये भीड़ वहां नहीं जुटी, और इन्होंने कहा मौसम खराब है। वहीं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर उतर गया, इनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। 2 चरणों के चुनाव में 1 या 2 जनसभाएं इन्होंने करने का काम किया होगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में जब हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी जब बोलने को खड़े हुए तो कांग्रेस ने उनको जिस तरह से चौधरी साहब के भारत रत्न पर राजनीति करने का काम किया, जिस तरह उन्होंने विरोध करने का काम किया, अपने भाषण में तो आप चौधरी साहब का नाम लेते हो, आपके भाषण में किसान की बात होती है, लेकिन किसान के लिए जब आंदोलन करने की बात होती है तब तो कहीं कुछ नहीं हुआ। और आज हम आपके इस चैनल पर कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए। उत्तर प्रदेश में किसानों को उनके गन्ने का 400 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिलेगा, ये मैं आपके चैनल पर कह के जा रहा हूं।
कि किसानों के, अगर किसान आंदोलन में होता, किसान जो है इनके साथ होता, तो ये किसानों के बीच में जाते, किसान को इनका समर्थन, सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस समर्थन पे? देता। नहीं, मैं क्योंकि अनिल दुबे जी बड़े भाई हैं, हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं, इनकी हम सब बातों से सहमत हैं, केवल एक पे आपत्ति है। चौधरी चरण सिंह जी इस देश के बहुत बड़े नेता और खास तौर से किसानों के भगवान। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न दिया, हम सब लोगों ने स्वागत किया, लेकिन अगर अनिल जी ये बात कहें कि माननीय प्रधानमंत्री जी चौधरी चरण सिंह के सपनों पर देश को चला रहे हैं, तो मेरी घोर आपत्ति है। जो किसान चौधरी साहब को भगवान मानता है, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों पर थार चढ़ाने वालों को गृह राज्य मंत्री बना के रखे हैं। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए अपनी मांगों को लेकर के, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक उन शहीद किसानों को लेकर के एक टिप्पणी नहीं की। मुझे तो, हम तो चौधरी अजीत सिंह जी का भी सम्मान करते रहे और जयंत चौधरी जी का भी सम्मान करते हैं। केवल भारत रत्न मिल जाने से, साथ में गठबंधन नहीं, भारत रत्न मिल जाने से आइडियोलॉजी नहीं बदला करती है। चुनाव हारना जीतना, सत्ता में रहना, विपक्ष में रहना, लेकिन विचारधारा पे टिके रहना वही विचारधारा होती है। जो विचारधारा चौधरी चरण सिंह की थी, जो उनकी विरासत थी, वो आज समाजवादी पार्टी की विरासत है। इसमें हमें खुशी है। ठीक है, विरासत की बात है, मैं मनीष जी का रुख करूंगी। मनीष जी, विरासत की तरफ बार बार सभी की निगाहें थी कि भाई अमेठी और रायबरेली की विरासत जो है एक बार फिर से शायद राहुल गांधी संभालेंगे, लेकिन अमेठी का साथ छोड़ दिया, रायबरेली चले गए। अमेठी से ऐसा क्यों मोह भंग हो गया? मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करता हूँ। मेरे चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाएं कैसे? क्या बात है? तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे? घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। आज की लड़ाई घर को बचाने की है। आज की सारी लड़ाई है जब अनंत हेगड़े उत्तर कन्नड़ में खड़े होकर कहते हैं कि अगर हमें 400 सीट मिल गई तो हम संविधान बदल देंगे। विवेक देवराव जब एक आर्टिकल लिख कर कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, तो लड़ाई देश को बचाने की है। जब प्रधानमंत्री जी स्वयं खड़े होकर मंच पर कहते हैं घुसपैठियों की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे, ज्यादा बच्चों की बात करेंगे, और उनके भाषणों का गिरता स्तर यह बता रहा है कि किस तरीके से, किस दिशा में लोग देश को ले जाना चाहते हैं। आप तमाम बातें यहां पर राकेश भाई ने कही, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, इस देश में 18 से 35 वर्ष के लोगों की जनसंख्या 60% है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये इस बात को कह रहा है कि अगर 100 बेरोजगार हैं तो उसमें 83 युवा हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 से 24 के बीच में जो सरकारी एग्जाम हुआ सबका पर्चा लीक हो गया, और अभी हाल फिलहाल में फरवरी में 55 लाख बच्चों ने सिपाही भर्ती की परीक्षा दी, पर्चा लीक हो गया। 55 लाख बच्चा किस तरीके से फॉर्म भरता है, एग्जामिनेशन सेंटर तक जाता है, तैयारी करता है, 55 लाख घरों का सपना टूटा। आप क्या बात करेंगे? आप युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे। 2016 फरवरी की बरेली की रैली में आपने कहा था आपकी किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आपने किया क्या? वो तो नहीं दुगनी कर पाए। अपने को बचाने के लिए आपने 6,000 रुपया देना शुरू कर दिया, और सच क्या है उसका? सच ये है कि 25,000 रुपया हेक्टेयर कॉस्ट बढ़ गई है खेती की। तो 6,000 दिया और 25,000 रुपया ले लिया, तमाशा बना दिया है आपने। तो आपको ये समझ में आया कि साहब 16 में कही बात 22 में सामने आ गई, तो अब करना क्या है कि सब बात ही नहीं करनी है। अब 47 की बात करेंगे, 70 की बात करेंगे करके खुद डर करके भाग जाने वाले नहीं हैं। हम डरो मत कह करके अमेठी छोड़ करके रायबरेली जाने वाले नहीं हैं। और आपको क्या लगा है कि रायबरेली आबरू बचा लेगी क्या? इस बार रायबरेली भी आपको वही परिणाम देने वाली है जो परिणाम अमेठी से आया था। आप जानते हैं कि वायनाड आप हारने वाले हैं, इसलिए सुरक्षित आपने पनाह लेने के लिए मां की छांव में, जहां से मां सांसद रही हैं, लेकिन माताजी तो स्वयं जान गई थी कि रायबरेली से चुनाव जीतना संभव नहीं है, इसीलिए राजस्थान के रास्ते राज्यसभा से चली गई थी। बेहतर था कि राहुल जी के लिए भी आप राज्यसभा का विकल्प देखते, लेकिन आप रायबरेली लेकर के आए हैं। इस बार रायबरेली भी मुकम्मल जवाब देगा, क्योंकि बिना सपा की बैसाखी के आप चल नहीं सकते थे, और समाजवादी पार्टी की बैसाखी तो खुद ही जर्जर है।
आज मनोज पांडे इनके विधायक ऊंचाहार से वो पार्टी छोड़ करके किनारे खड़े हैं। आज उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुका है। कैसे चुनाव लड़ेंगे रायबरेली में? आज गौरीगंज में राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक पार्टी छोड़ करके किनारे खड़े हैं। इस जर्जर बैसाखी के बल पे आप चुनाव लड़ने की उम्मीद लगा करके आए हैं। ये चुनाव आपके बस का नहीं है। आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। सच बात यह है कि लंबे समय तक इस देश में नेहरू गांधी परिवार का शासन रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप तमाम मुद्दे गिनाने का काम कर रहे हैं। इन मुद्दों पर आज सफलता प्राप्त है। हम तो चुनौती देकर के कह रहे हैं कि 10 वर्ष का यूपीए का शासनकाल और 10 वर्ष का एनडीए का शासनकाल, इन दोनों के बीच में तुलना कर लीजिए। याद करिए कि कब महंगाई डबल डिजिट में गई थी। जब देश के अर्थशास्त्री मशहूर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब महंगाई दर डबल डिजिट में थी। नरेंद्र मोदी ने एक बार भी डबल डिजिट में नहीं जाने दी। मैं चाहूंगी जी, नहीं, just a second। मेरा केवल एक सवाल है। मैं कल से लगातार सुन रहा हूं कि लोग डर के भाग रहे हैं, घर छोड़ के भाग रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और भाजपा के सारे नेता कह रहे हैं। मुझे लगता है इस देश में कोई व्यक्ति किसी भी कोने में जाकर के पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकता है, उसे भागना नहीं कहते। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात छोड़ करके बनारस आए तो हम लोगों ने कहा कि डर के भाग आए? या स्मृति ईरानी जी वहां से अमेठी लड़ने आई तो अमेठी के लोगों ने कहा कि डर के भाग आए? या अडवाणी जी दिल्ली छोड़ करके गुजरात गांधीनगर चले गए तो कभी विपक्ष ने कहा कि अडवाणी जी डर के भाग गए? ये डर के भागने की बात नहीं है। और दूसरी बात हमारे विधायकों की कर रहे थे, तो लोकसभा के चुनाव में विधायक वोट नहीं करता है। जिस जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन विधायकों को समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल पर जिताया था, वही जनता कांग्रेस के राहुल गांधी जी को रायबरेली में और अमेठी में शर्मा जी को जिताएगी। रायबरेली में तो चुनाव ही नहीं है ना, कल तक चुनाव था, चुनाव खत्म। अमेठी में चुनाव होगा। अच्छा। लेकिन लाखों वोटों से स्मृति ईरानी जी चुनाव हारेंगी, क्योंकि चीनी 13 रुपए किलो नहीं हो पाई। बस एक छोटी सी बात जोड़ दूं। इन्होंने तुलना कर दी कि गुजरात छोड़ करके मोदी जी उत्तर प्रदेश चले आए तो गुजरात छोड़ करके भाग आए। अरे भाई 25 की 25 सीटें वहां, गुजरात की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। उत्तर प्रदेश में तो केवल एकमात्र सीट कांग्रेस जीती थी और वो एकमात्र सीट आज बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से तुलना करने की कोशिश मत करिए गुजरात की, और मोदी से तुलना मत करने की कोशिश करिए आज गांधी परिवार की। देखिए, मेरी एक आपत्ति है, हम प्रधानमंत्री जी से तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश की तुलना आप भी गुजरात से मत करिए। उत्तर प्रदेश का शानदार इतिहास है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां गुजरात से चल के प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश आना पड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री बनाता है, गुजरात नहीं बनाता है। आप गुजरात और उत्तर प्रदेश में अंतर करते rहिए। हम तो ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में होता है और वो द्वारकाधीश जाकर के गुजरात में बनते हैं। ये उत्तर प्रदेश और गुजरात का रिश्ता है आपस में। देखिए, मंदिर की सियासत की तरफ में आऊं, लेकिन मनीष जी आप मेरे सवाल को बहुत अच्छे से स्मार्ट वे में बाईपास करते हुए चले गए। अमेठी की जनता के साथ में क्या ये कहा जाए कि उनके साथ में बेईमानी नहीं हो गई? लंबे वक्त तक राहुल गांधी या गांधी परिवार वहां से नेतृत्व करता रहा। पिछली बार अगर जनता ने साथ नहीं दिया तो राहुल गांधी वहां से छोड़ के चले गए। इतना मंथन हुआ रायबरेली और अमेठी के बाद में भी, फिर भी अमेठी को लेकर ऐसा क्यों? देखिए, मैं अपनी पहली बात जहां से मैंने शुरू की थी मैं वही रहूंगा। खैर, राकेश भाई की बात का जवाब दे दूं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी बात कही, डरो मत। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह जी ने मंच से कहा मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी, इसलिए डर के मारे उनके बेटे को टिकट दे दिया। बहुत लास्ट तक कोशिश की कि ना दें, लेकिन डर था। 2 दिसंबर 2023 में कर्नाटका के एक भाजपा के नेता ने पत्र लिखा गृह मंत्री जी को और बताया कि प्रज्वल रेवन्ना किस तरह की हरकतें कर रहा है, किसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद भी डर था सत्ता जाने का, तो उससे गठबंधन कर लिया। गठबंधन की ये बात करते हैं, इसी प्रदेश में माननीय ओपी राजभर जी ने कहा कि इनको मठ भेज दूंगा योगी जी को, और प्रधानमंत्री जी को तो पता नहीं क्या क्या कहा, और डर के मारे उसके बाद भी गठबंधन कर लिया। सवाल इस बात का है, डरे हम नहीं है, डरे आप हैं। 38 पार्टियों का गठबंधन लेकर घूम रहे हैं, और जो लोग आपको गाली देते थे उनसे गठबंधन किए बैठे हैं। तो ये सब बातें ना करी जाए तो अच्छी। और रही बात आपने राहुल गांधी जी की, इस देश में नीचे दक्षिण से लेकर उत्तर तक और फिर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक 11,000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने करी है, और एक एक आदमी से मिले हैं, लोगों से बात की है, और तब हमने अपना न्याय पत्र तैयार किया है जनता के बीच में जाकर। सवाल इस बात का नहीं है कि हम अमेठी लड़ेंगे कि रायबरेली लड़ेंगे, सवाल इस बात का है हम देश के लिए लड़ेंगे और देश बचाएंगे।
तो आपको लग रहा है उन यात्राओं का प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर देश उस यात्राओं का प्रभाव ना होता, हमारे न्याय पत्र का प्रभाव ना होता, तो प्रधानमंत्री जी मंच मंच क्यों झूठ बोलते न्याय पत्र को लेकर? अच्छा। योगी जी मुख्यमंत्री होते हुए क्यों झूठ बोलते मंच मंच न्याय पत्र को लेकर? आप दुर्भाग्य देख रही हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री हैं और झूठ बोल रहे हैं कि मंच इसमें लिखा है मुस्लिम ठीक है, लीग, लेकिन इसमें लिखा है गौ कृषि। क्या बात? मनीष जी, अगर मान लीजिए कि वायनाड और रायबरेली दोनों से, मान लेते हैं, अभी बहुत मैं शुरुआती उसमें पूछ रही हूँ, मान लेते हैं कि दोनों जगहों पे जीत अगर मिल जाती है, तो राहुल गांधी फिर दोनों में से कौन सी सीट चुनेंगे, ये क्या तय हुआ है ये पार्टी? पार्टी तय करेगी, ये जनता तय करेगी। मैं नहीं तय कर सकता यहाँ बैठकर। नहीं, फिर तो परिवार वायनाड का छूट जाएगा, जिसको बताया था असली परिवार है, और वो वायनाड परिवार अगर छोड़ पूरा करके देश आते है। हैं तो आपके रायबरेली लिए छूट जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी देश हुआ करती हो कि हमारे लिए पूरा देश परिवार है? नहीं, देश परिवार है नहीं, परिवार के आधार पर आप चलाते हम रहे। उनके बीच में जाते हैं। नेहरू जी के बाद राजीव दिल्ली जी, में राजीव जी पुलिस के जब बाद बुलाता सोनिया है जी, तो सोनिया प्रधानमंत्री के जी बाद को राहुल मिलने जी। के लिए नहीं बुलाता है, राहुल गांधी को मिलने के लिए बुलाता है कि वो आइए हमसे मिले, हमारे दर्द को समझें, क्योंकि वो जानता है प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख का चश्मा लगाकर और 10 लाख का सूट पहन के मस्त हैं। ठीक है, लेकिन राकेश जी, सवाल बार बार इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि हमने देखा, खासतौर से अगर हम पिछले 2 फेसेस की बात करें, तो उसके पहले जो चुनाव प्रचार हो रहे थे, जो भाषण हो रहे थे, उनका ट्रैक बहुत अलग था। लेकिन पहले चरण के बाद से ही ट्रैक थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ। टोन खुद पीएम मोदी की भी शब्दों का या फिर जो मुद्दे हैं वो बदलना शुरू हुए। और पिछले कुछ भाषणों से, चाहे बात हम सीएम योगी की करें, अमित शाह की करें, ऐसा लग रहा है बहुत प्लान्ड वे में मुद्दे भी जो है वो डाइवर्ट होना शुरू हुए। उसकी क्या वजह नजर आती है? अब हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती है, मंगलसूत्र की बात हो जाती है, ठीक है, हम वोट जिहाद की बात तो करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात हो जाती है, घुसपैठियों की बात हो जाती है। नहीं, ये मुद्दे कौन उठा रहा है? क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में, न्याय पत्र जिसको बता रहे हैं, उसमें बहुसंख्यकवाद का विरोध करने की बात कही है? क्या ये सच? अरे आप, मैंने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है, देश की जनता भी पढ़ रही है, आप रोक दीजिए, देश की जनता भी पढ़ रही है। बहुसंख्यकवाद का विरोध करने की बात आपने सबसे पहले ही लिखी है। शर्मी से झूठ बोलेंगे भाई, हद है किसी बात की। सबसे पहले आपने लिखा है, मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, कॉपी लेके आए, आपके प्रधानमंत्री ने पढ़ा, आपके मुख्यमंत्री ने पढ़ा, आप सिर्फ झूठ बोलते हैं, आप बहुसंख्यकवाद का विरोध करने की बात आपने लिखा है इसमें। आप पढ़िए, आप कांग्रेस के नेता हैं, आप अपना मैनिफेस्टो नहीं पढ़े हैं, अपना मैनिफेस्टो पढ़िए ना। बहुसंख्यकवाद का विरोध इसमें नहीं लिखा होगा, आप तय करिए राजनीति। आप लिखा है कि युवाओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, आप तय करके बताइए गरीब घर की महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। चुनौती देकर कह रहा हूं, या तो आप राजनीति छोड़िए, मैं राजनीति छोड़ूंगा। बहुसंख्यकवाद का विरोध इसमें लिखा है या नहीं लिखा है? इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? बहुसंख्यकवाद का विरोध इसमें लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आपके मैनिफेस्टो में, पढ़ के दिखा दीजिए। अरे मैं पढ़ के भी अरे आपने पढ़ा है, पढ़िए ना, लाया तो मैं। दिखा देता हूं। अरे आप लीजिए, निश्चिंत रहिए, ये फोटोकॉपी मत दिखाइए। आपके आप बहुसंख्यकवाद पढ़िए का ना। विरोध आप करने की बात अरे आप पढ़िए। मुस्लिम पर्सनल लॉज के बारे में स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, जो संविधान अरे का आप पढ़िए अनुच्छेद ना। 44 कह रहा है कि हम इस देश पे यूसीसी लेकर के आएंगे, यूसीसी लेकर आने मैं चाहिए। मैनिफेस्टो लाया हुआ, पढ़ लीजिए। अम्बेडकर कह रहे हैं, लेकिन आपकी ये हिम्मत नहीं है स्वीकारने को पढ़ने तैयार की। नहीं है। ये कहते हैं कि हम पर्सनल लॉज लेकर के आएंगे। ये फोटोकॉपी लेकर मत घूमिए, आपकी फोटोकॉपी जनता तक वो पहुंच गई है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता सारी है, जनता तक वो पहुंच गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ठीक कहता ना? है, और वो इसीलिए मैं नहीं कहता। आप कितना आपकी भी नियत है कोशिश करिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आप बदलाव मजहबी करने की, तुष्टीकरण करने की आपकी कोशिश करिए। नियत है आप नहीं कॉन्स्टिट्यूशन चाहते। पर। आप आपके संविधान कोई नहीं मुद्दा चाहते। नहीं बचा है। आप संविधान सिर्फ नहीं हिंदू चाहते। मुसलमान, अच्छा, सिर्फ हिंदू आपने मुसलमान। कहा, रुकिए, आप सुनिए। जनता मांग रही है नौकरी, अब आपने जनता मांग रही है सवाल मुझसे पूछा गया था, बीच में बोलने लगे, ये अच्छे तरीका नहीं है। आपने कहा कि संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि इस देश के संविधान में 106 संविधान संशोधन हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संविधान संशोधन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है? क्या यह सच नहीं है कि देश की आजादी के बाद 1 साल के भीतर, संविधान लागू होने के 1 साल के भीतर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का पहला संशोधन किया, जो अभिव्यक्ति की आजादी में करने का काम किया? क्या यह सच नहीं है कि भारत के संविधान की आत्मा, भारत का प्रियम्बल, आपने प्रियम्बल में संशोधन करने का काम किया, भारत के संविधान की आत्मा को छलनी करने का काम किया? आपने देश में तानाशाही थोप करके 42वां संविधान संशोधन किया, जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने का काम किया। आपने संविधान को बार बार तोड़ा है, मरोड़ा है, कुचला है, और आरोप हम पर लगा रहे हैं। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा कर रहे चमन की रहनुमाई का। ऐसा है कि इनकी जानकारी थोड़ी कम मैं बढ़ा देता हूं मैं। जब संविधान बना, घटिया शब्दों का प्रयोग तो खैर भाजपा वाले करते ही रहते हैं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। वो सोच वैसी ही है, क्या करेंगे, सोच क्या करेंगे, क्या उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, लीजिए। ऐसा है कि जब पहला संविधान, इसलिए जब रिजर्वेशन की बात आई कॉन्स्टिट्यूशन में, तो स्टेट्स में जो है क्या हुआ, एक दिक्कत आ रही थी कि वो उनके यहाँ कैसे रिजर्वेशन को लागू करेंगे। तो रिजर्वेशन लागू करने की मुश्किल आ रही थी, तब पहला संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, ताकि इस देश के
जो अंतिम व्यक्ति पर बैठा है उसको रिजर्वेशन का फायदा मिल सके, इसलिए पहला संशोधन ठीक है, किया मुझे गया। लगता है संशोधन तो समय समय पर हुए हैं। सुनील जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा। जो गठबंधन या फिर अपने नेताओं को आखिर कहाँ जोड़े रखने में दिक्कत आ रही है? आपके एक जो पुराने साथी हैं वो भी आपके बगल में ही है, जो पुराने हो चुके हैं आपके गठबंधन के साथ में। आप अपनी बात भी रखिए और मेरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा। एक तो मैं सबसे पहले सिंधवी जी से कहूंगा कि ये घोषणा पत्र जो सॉरी हिंदवी जी से कि राकेश भाई इसको पढ़ लेंगे, राकेश भाई इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि राकेश भाई की डिग्री फर्जी नहीं है, यह हमें भरोसा है। और जहां तक सवाल आरक्षण का है, तो आरक्षण में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैंने आरएसएस के प्रमुख का बयान एक बार सुना था, मोहन भागवत जी का, बिहार में। उन्होंने कहा था आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। फिर जब जनता ने और खास तौर से आरक्षण में पिछड़े दलित आदिवासियों ने जब आवाज उठाई तो वो पलट गए। मैं इस मंच के कार्यक्रम के माध्यम से इस बात को कह सकता हूं, नैना जी, इस देश में लोग सोते समय तो कुछ लोग होंगे जो ये सपना देख सकते हैं कि आरक्षण छीना जा सकता है, लेकिन अपने घर से निकलकर दरवाजे पर खड़े होकर के इस देश में किसी की हैसियत नहीं है कि कोई कह दे पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण हम छीन लेंगे और वो भारतीय राजनीति में बना रहे। अरे छीन लिया, अब आप कह रहे छीना जा सकता है। हम बीच में नहीं छीन लिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छीन लिया, हम जामिया बीच में- मिलिया यूनिवर्सिटी में छीन लिया, यही आपकी कांग्रेस की सरकार ने छीन लिया। एक दूसरी बात, और मैं बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, हो सकता है कि किसी के सीने पर सांप लोटे। हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग जाति जनगणना कराएंगे, और हमारे नेता ने कहा है इस देश में जिसकी जितनी संख्या होगी उसके आधार पर उसकी मदद होगी, सहयोग होगा, उसका आरक्षण होगा। और हम लोग इस बात के खिलाफ हैं कि इस देश में जो 5% लोग हैं, 2% लोग हैं, वो 90% आरक्षण अभी तक पा रहे थे। जब जातीय जनगणना हो जाएगी तो सिर्फ सरकारी नौकरियों में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी पिछड़े दलित आदिवासी आपको दिखाई देंगे और मीडिया में भी दिखाई देंगे। अभी तो नहीं है, आप शायद ओबीसी से आती हैं तो अच्छी बात है कि कुछ लोग दिख रहे हैं, इसमें भी लेकिन संदेह है बड़ी क्या? संख्या में नहीं, खुशी है, संदेह नहीं है, खुशी है कि कुछ जगह दलित पिछड़े आदिवासी भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर जब जातीय जनगणना हो जाएगी और बड़े पैमाने पर जब सबको, ये लोग कहते हैं ना कि हम लोग हक खा जाते हैं, जब गिनती हो जाएगी, जितने राकेश भाई जितने परसेंट में होंगे उनको मिल जाएगा, अनिल भाई जितने परसेंट में होंगे उनको मिल जाएगा, हिंदवी जी जितने परसेंट में होंगे उनको मिल जाएगा, हम जितने परसेंट में तो क्या सिर्फ जातीय जनगणना जैसे मुद्दों के जरिए आपको लग रहा है कि नैया पार हो जाएगी, लेकिन अपनों जो आपके रूठ रहे हैं उन्हें कैसे मनाएंगे सुनील जी? कोई नहीं रूठा। देखिए, रूठा कौन है? मैं पहले तो डेवलपमेंट पे बात कर लूं। आप लखनऊ में बैठे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी 5 साल 2017 से लेकर 22 तक केवल उन कार्यक्रमों के और उन योजनाओं के फीता काटते रहे जो माननीय अखिलेश यादव जी ने इस लखनऊ को दिया है। मेट्रो किसने दी? और अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने मेट्रो चलाई तो 7 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या 1 इंच मेट्रो आगे बढ़ी हो तो कोई बता दे? 1 इंच मेट्रो किसने बनाई? एक्सप्रेसवे आप आगरा से लखनऊ वाला देख लीजिए, और फिर इनका एक्सप्रेसवे देख लीजिए पूर्वांचल। अभी आगरा एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन इस सरकार ने उतारे हैं। अगर इतना अच्छा एक्सप्रेसवे बनाया होता तो पूर्वांचल पे उतार देते या बुंदेलखंड पे उतार देते, वहां तो गाड़ी नहीं उतर सकती ठीक से। इतना भ्रष्टाचार हुआ है। और इनका जो राष्ट्रवाद है ना, वो हमारा आपका राष्ट्रवाद अलग है, भाजपा का राष्ट्रवाद अलग है। भाजपा में जो जितना बड़ा झूठ बोले उतना बड़ा राष्ट्रवादी, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचार करे उतना बड़ा राष्ट्रवादी, जो महिलाओं पर उत्पीड़न करे उतना बड़ा राष्ट्रवादी। तो इनका राष्ट्रवाद अपने राष्ट्रवाद जैसा नहीं है। तो राष्ट्रवाद तो ठीक है, लेकिन अब चर्चा तो राम भक्ति को लेकर भी होने लगी है, शिव और राम भक्ति का जिक्र तक होने लगा है। आपको लग रहा है इस बार चुनाव भगवान राम तो समाजवादी थे, समाजवादी विचारधारा तो उनके जीवन से निकला है। अरे आप लोग हंस रहे हैं? समाजवाद क्या है? शैक्षिक बराबरी, राजनैतिक बराबरी, धार्मिक बराबरी, जाति बराबरी। भगवान राम का पूरा जीवन आप जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि समाजवाद क्या है।
यही तो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थोड़ा सा बोलना हैं कि पड़ेगा। छुआछूत नहीं, बोल लेना आप आप, बीच में थोड़ा सा नहीं बोल लेना, आप पूरा बोल लेना, क्योंकि आप केवल तुलसी के राम पढ़ करके आए हैं। आप कबीर के राम पढ़िए, केवट के राम पढ़िए, सबरी के राम पढ़िए, तब समझ में आएगा कि भगवान राम का जीवन कैसा था। तो राम में भी बंटवारा हो गया है क्या? काश कि भगवान राम को पढ़ने का काम और अपने जीवन में उतारने का काम अखिलेश जी ने किया होता तो राजा दशरथ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया था, लेकिन अखिलेश यादव जी ने कैसे अपने पिता को अध्यक्ष पद से हटा करके पार्टी पर देखिए, कब्जा देखिए, करने का काम देखिए, किया था। फिर- काश फिर कि रामायण आप पढ़ी गलत होती बात कर तो रहे हैं। शायद जैसे भरत ने भाई के खड़ाऊ को रखकर सिंहासन पर राजपाट चलाने का काम किया था, चाचा को बाइज्जत इस तरह से बेइज्जत करके घर से बाहर निकालने का काम न किया होता। काश कि रामचरितमानस आपने पढ़ी होती, लेकिन रामचरितमानस को फड़वाने का, फुकवाने का अपराध आपने जरूर किया है। इस अपराध का खामियाजा भी आपको इसी चुनाव में भुगतने वाले हैं। आपने पार्टी से बाहर निकाला तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बाद में बाहर निकाला आपने पार्टी से, लेकिन तब तक तो देर बहुत हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव के इशारे पर जितना हिंदुओं को, जितना साधु संतों को, जितना सनातन को अपमानित करने का काम आपने किया है, उसका खामियाजा तो इस लोकसभा के चुनाव में आपको भुगतना ही पड़ेगा। देखिए, आप बोलिए, हम तो नहीं बोले बीच में, अब आप कृपया करके हमको सुन लें। देखिए, राजनीति में जिस स्तर की भाषा थोड़ा संक्षेप का में व्यवहार है। आप जी, जी। करते हैं वो ठीक नहीं है। राजनीति में आप काहे डेवलपमेंट से क्यों भाग रहे हैं? आप मेट्रो के सवाल पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप लैपटॉप पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कर लेंगे। नौजवानों को रोजगार मिले उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बहन बेटियां सुरक्षित रहें उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? एक-एक आप टॉपिक देखिए, पे करिए, सब पर बात देखिए, करेंगे। हम एक बात कहते हैं, हम आपसे बड़े हिंदू हैं, आपसे ज्यादा भक्ति करते हैं, लेकिन हम भक्ति हमारा निजी विषय है। हम किस धर्म के हैं, धर्म को मानते हमारा निजी विषय है। राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ते हैं। ये भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं। हम भगवान राम के बताए रास्ते पर चल करके राजनीति में सेवा करते हैं। अच्छा, रामलला का दर्शन करने नहीं गए, लेकिन मुख्तार अंसारी क्या फातिहा पढ़ने के लिए चले गए? क्या ये उत्तर प्रदेश की जनता देख नहीं रही है कि आप निमंत्रण को ठुकराते हैं और फातिहा पढ़ने के लिए चले जाते हैं? ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और इसका भी खामियाजा देखिए, भुगतेंगे। ठीक है। हम भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण को उसी तरीके से ठुकराए हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन को ठुकराए थे। आज 80 करोड़ लोग, हर व्यक्ति जिसने वैक्सीन लगवाई है वो सुबह शाम डर रहा है कि आपने चंदा लेकर के गलत वैक्सीन, अरे डरो मत। 80 करोड़ लोगों राहुल को जी कह रहे हैं लगवाई। डरो मत, राहुल गांधी जी कह 80 रहे हैं करोड़ डरो मत। लोगों को गलत वैक्सीन केवल बेईमानी करके, देखिए, चंदा चोरी करके। ट्रैक से इधर उधर नहीं, मैं अनिल दुबे जी से पूछना चाह रही हूँ। अनिल जी, अभी तक जो 2 फेज के इलेक्शंस हुए हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए हैं, आपको क्या लग रहा है ये जो 2 फेज के इलेक्शन है उसमें क्या परिस्थिति आपको नजर आ रही है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने पहले भी कहा था कि 2 फेज के इलेक्शन हुए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनडीए के पक्ष में वहां पूरी लहर रही है। और मैं समझता हूं कि 16 सीटों पर मतदान हुआ है, 16 की 16 एनडीए जीतने जा रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन वहां पर जनता के बीच में नहीं जा पाया, ना जनता के बीच में उनकी स्वीकारता रही, क्योंकि किसानों का जिस तरह इन्होंने विरोध किया, किसान मसीहा का राज्यसभा में उनके सम्मान पर राजनीति करने का काम किया, उसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने गंभीरता से लिया और इनको वहां आपको पर लग जवाब रहा दिया है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर ही कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के साथ में जो गठबंधन था उसमें रार आई थी, आपको लग रहा है कि वो सेटलमेंट है? और नहीं, उसके बाद हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, हमने उनके साथ काम किया, हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन कहीं कुछ बात रही होगी कि जिस तरह हमारा उनके बीच में समझौता हुआ, समझौते में जो शर्तें लगाई गई, हम उन शर्तों को हम नहीं पूरा कर सकते, हम मजबूरी में गठबंधन नहीं चलाते। हमने आपके साथ तोड़ दिया, आपने जो हमें 7 सीटें दी, आप उन 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार देना चाहते थे, चुनाव चिन्ह हमारा हो, वोट हमारा हो और सुनील आप जी। कैंडिडेट आपका हो, हमने स्वीकार नहीं किया। नहीं, मैं, हम तो किसानों के अनिल साथ जी से केवल एक बात कहेंगे। किसानों के हित से समझौता नहीं कर सकते। इनका गणित हमें समझ में नहीं आया। जब ये हमारे गठबंधन में थे, इंडिया गठबंधन में, तो इंडिया गठबंधन ने इनको उत्तर प्रदेश में 7 लोकसभा की सीटें दी, और जब एनडीए गठबंधन में गए, अब किससे डर गए? सीबीआई से डर गए, ईडी से डर गए और किसी से डर गए। हालांकि ये लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी 7 को छोड़ के 2 स्वीकार कर लिया। ये हमको गणित समझ में आई नहीं है। ठीक है, लेकिन इंडिया गठबंधन का गणित पूरी तरह से क्लियर है क्या? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं ना जी, जी। कि ये कह रहे हैं 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने हमारे लिए छोड़ी, लेकिन 7 सीटों में 5 उम्मीदवार हमें दे रहे हो। आप कह रहे हो ये 5 की लिस्ट है, इनको राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर लड़ा लो। भाई आप तब भी तो हम 2 हित में थे, आप 5 उम्मीदवार हम आपके लड़ावे, उसके बाद हम आपसे समझौता करें, 7 से और 2 आप पर आ गए। लगातार
एक ही बात को दो बार आप कह रहे हो। हमने एक बार मना कर दिया कि हम नहीं लड़ा पाएंगे, आप कह रहे हो दोबारा विचार कर लीजिए, आप तीसरी बार विचार कर लीजिए। लेकिन अनिल इतने जी दबाव में 7 तो से 2 गठबंधन पर नहीं आ चला गए, वो करती। नाराजगी वो फॉर्मूला एक्सेप्टेबल था क्या? 7 से 2 पर आ गए। नहीं, हमें और चीजें मिली, हमारे ठीक है। हमारे मिली किसानों हैं का चीजें। सम्मान हुआ। क्या किसानों- मिला ये बता किसानों दीजिए। को आत्मनिर्भर बनाने की बात क्या हुई। मिला वो बता किसानों को गन्ने का भाव 400 रुपए मिलने जा रहा है। अनिल भाई, अगले क्या 5 मिला साल वो में बता हुई और दीजिए। किसान खुशहाल होगा आने वाले देखिए। या अभी तो हम- अनिल भाई होगा बता पे ही टिके हुए दें, या हैं। तो अनिल भाई बता दें क्या मिला, या राकेश जी बता दें इन्होंने क्या दिया। नहीं, वो तो चलो तो वो सम्मान बता दिया। देंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमने किसानों के हित में समझौता किया है। आने वाले समय में आप ठीक है। देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में किसानों को क्या मिलेगा। ठीक है। आप देख लीजिएगा। मनीष जी, मैं सवाल पूछी थी, इंडिया गठबंधन में सब कुछ सॉर्टेड है, फॉर्मूला तय हो चुका है वहां पे, बिल्कुल कोई सब sorted कंफ्यूजन नहीं है। ये लड़ाई देश की है, सब सॉर्टेड है। हम मिलकर देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग इस देश में मोदी जी के रिजीम में हो रहा है, उसको रोकने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, 2 लड़कों का साथ तो उत्तर प्रदेश ने 2017 में भी देखा था। ये 2 लड़कों की जोड़ी आई थी और कैसे जनता ने खारिज किया था। ये बुआ भतीजे की जोड़ी को भी उत्तर प्रदेश देख चुकी है। अब किसी प्रकार के गठबंधन उत्तर प्रदेश में सफल 2012 में इसी उत्तर प्रदेश में 15% मत मिला था इनको। होगा। देखिए, इस पे मुझे 2012 हमेशा में- आपत्ति रही है नैना जी। ये जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा कहते हैं 2 लड़कों की जोड़ी, 2 लड़कों की जोड़ी। आप कह रहे थे। नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जय वीरू की जोड़ी है, गब्बर सिंह फंस गए हैं। ऐसा है कि मैं चाहूंगी अगर पब्लिक में से भी कोई सवाल पूछना चाहता हो तो प्लीज माइक उन तक पहुंचाइए। जय वीरू की जोड़ी या फिर गब्बर सिंह फंस गए हैं, अगर किसी को सवाल पूछना है टीम। ये कोई ना पूछे गब्बर सिंह कौन है। नहीं, जय वीरू भी दोनों नामी जो है ठग थे, नामी चोर थे। जय वीरू भी उस फिल्म में नामी चोर ही थे। चलिए, आपने जय वीरू की जोड़ी मान ली, अब वही हस्र होगा जो गब्बर सिंह का शोले में हुआ था। माइक कहाँ है? जी जी, कोई बात नहीं सर, जब हाँ हाँ देखिए, एक तो आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, जब वो सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे, तब इस बात को क्या करेंगे। वो तो सत्ता में आने नहीं जा रहे हैं, उनको कहीं सरकार में नहीं आने जा रहे हैं। जब आएंगे तब देखा जाएगा। और बाकी कहीं धर्म पे आरक्षण नहीं होने जा रहा है। कहीं प्रधानमंत्री जी जो आज संविधान की बात हमारे और भी मित्र कर रहे थे, आपके सवाल कि प्रधानमंत्री जी जब हम लोग विपक्ष में होते थे तब भी हमने इस बात की सराहना की थी। प्रधानमंत्री जी जब पहली दफा जीत करके आए थे तो पार्लियामेंट के आगे मत्था टेका था, लोकसभा के आगे मत्था टेक करके उन्होंने संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी। तो हम उनके ऊपर संविधान की बात, कहाँ संविधान बदलने की बात हो रही है। अगर कोई संवैधानिक संस्थाएं अपनी जांच कर रही हैं, किसी के बारे में विवेचना कर रही हैं, तो उससे क्या संविधान पर कोई खतरा पैदा हो गया? ना तो कहीं आरक्षण को खतरा है, ना संविधान को खतरा है। इसमें इस पर चर्चा ही व्यर्थ है। और ना इंडिया गठबंधन सत्ता में आने जा रहा है। एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगा और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, तो इनके साथ किसान कहां से आ जाएगा? ये अनिल तो जी, किसान सम्मान निधि भी अनिल जी, खत्म अगर कर देना तो चाहते फिर हैं। उसमें आप बोल रहे हैं कि भाई ठीक है एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, उसमें आरएलडी की भूमिका क्या रहने वाली है आने नहीं, वाली? आरएलडी पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर के एनडीए गठबंधन को जिताने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम लोग चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन जीते, और हम लोग और हमारा पूरा संगठन लगा हुआ। ठीक है, एक सवाल सर आप ये लेना चाह रहे थे, बस उस सवाल के साथ में मैं वाइंड अप करूंगी, प्लीज। जी जी जी, बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि बेरोजगारी पर हमारी वर्तमान सरकार मतलब नौकरी पर, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का बयान तो बहुत पुराना है। अभी जल्दी ही हमारे सरकार के मंत्री एक कॉलेज में गए थे, उन्होंने कहा था पूरी सब्जी बेचने वाला कितनी लाइन लगती है कि पुलिस को जो है कंट्रोल करना पड़ता है, प्रेरित कर रहे थे। मेरी समझ नहीं आता, अगर सब लोग पूरी सब्जी बेचने लगेंगे तो खरीदेगा कौन? मुझे लग रहा है ये सवाल आपका राकेश जी से है। हाँ, तो मेरा ये सवाल है कि बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते हैं? वर्तमान मुख्यमंत्री जितने पद का फॉर्म भरा गया है, 3 साल टीजीटी को हो गया, 4 साल पीजीटी को हो गया, विज्ञापन संख्या 50, ठीक है। हायर एजुकेशन
ठीक है, थोड़ा तो जल्दी लगभग जल्दी, 2 हाँ। साल हो गया, उस पर बात क्यों नहीं करते, उसको राकेश आगे जी। क्यों देखिए नहीं दो बढ़ाते? बातें, राकेश। एक तो सरकारी नौकरी और दूसरा रोजगार। मुझे लगता है इन दोनों बातों के बीच में अगर अंतर तय कर लेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं है। उत्तर प्रदेश में 6 लाख सरकारी नौकरियां पारदर्शिता के साथ, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जातिवाद, बिना किसी भ्रष्टाचार के देने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बेरोजगारी की दर 17.4% थी और आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में बेरोजगारी की दर 2% के नीचे है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की केवल 2 यूनिट हुआ करती थी, आज 150 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है। इससे रोजगार का सृजन होता है, लेकिन राकेश जी- इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रोजगार का सृजन होता है। अब मुझे लगता है अगर कोई पूरी सब्जी बेचता है तो ये हेयता का काम नहीं है, चोरी डकैती करने से बेहतर है कि वो अपने पैरों पर खड़ा रहे, वो जॉब सीकर न हो, जॉब क्रिएटर हो। पूरी सब्जी बेचने अरे वाला ये भी सब 5 लोगों को रोजगार देने का काम करता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं रहा है सरकार में, ना प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिल रही, ना सरकारी में मिल रही हैं। ठीक है, मैं एक सवाल मनीष जी से पूछना चाहता हूं। मनीष जी, आप लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया, आप लोगों ने कैसा मैनिफेस्टो बनाया, उसको प्रधानमंत्री जी समझा दे रहे हैं, आप लोग नहीं समझा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी समझा रहे हैं मतलब कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है उसका जिक्र पीएम मोदी अपने उसका अलग अलग जिक्र मंचों से करते नहीं, हैं। उसका उन्हें समझा- लब्बो लुबाव पीएम हर मंच से बता रहे हैं, आप लोग नहीं बता पा रहे वो हैं। ऐसा लबो क्या है लबाब नहीं मैनिफेस्टो में? वो बता रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। मैनिफेस्टो ये है जो उसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है और हम लोग लगभग हर जगह से उसको बता रहे हैं कि इसमें युवाओं के लिए है अप्रेंटिसशिप। 25 साल से नीचे हर युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। इसमें लिखा है कि हर गरीब घर की महिला को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। एमएसपी के बारे में क्या इसमें उसमें लिखा ये है। भी लिखा है कि अल्पसंख्यकों को जो है बाकी सारे अधिकार दे दिए जाएंगे? बाकी सारे अधिकार उसमें लिखा है कि पर्सनल लॉस के लिए लिखा है, एक मिनट, पर्सनल एक लॉस के मिनट। लिए। अरे तो मैंने आपको दिया था, कहां ढूंढ पाए? पर्सनल लॉस के लिए ये फोटोकॉपी उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है फोटोकॉपी मत कि दिखाइए, ओरिजिनल संविधान लेकर आइएगा। सम्मत अधिकार सबको दिए जाएंगे, संविधान सम्मत, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, देखिए बहुत सकारात्मक चर्चा रही और बहुत मजा आया मुझे तो चर्चा करते हुए भी। आप लोग सब इस पैनल डिस्कशन में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम आगे बढ़े उसके पहले मैं चाहूंगी हमारे मैनेजिंग एडिटर मिहिर रंजन जी को और राकेश त्रिपाठी जी भी, इनपुट एडिटर, एक बार आए और प्लीज हमारे साथ मंच पे मौजूद साथियों का सम्मान करें बुके के साथ में। टीम एक बार आपका भी तालियां बहुत बजा बहुत दीजिए धन्यवाद। अगर आपको इस सेशन में मजा आया हो तो। मुझे लगता है आप जो सवाल पूछे गए उन सवालों का जवाब के साथ में भी तालियां जरूर होनी चाहिए।